अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पेट्रोल बम एक बार फिर गिर गया, चंद दिनों के अंदर गिर गया। कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि हुकूमत तो कह रही है हमें बर्दाश्त करें, आप अपना अवाम कुर्बानी के लिए तैयार रहे। अब मुझे नहीं पता वो अवाम ने कुर्बानी देनी है या अवाम की कुर्बानी होनी है। बहरहाल हुकूमत कह रही है आप कुर्बानी के लिए तैयार रहे, तो अभी और भी हो सकता है, अभी और भी होगा, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, असल में मैं एक बात आपको पहले समझा दूँ। हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो उस वक्त हर एक जो है ना वो घर में बाहर एक पेडिस्टल फ़ैन होता था और 8-9 चारपाई जितने भी घर में लोग होते थे वो लाइन पे लगा लेते थे और वो पेडिस्टल फ़ैन के आगे सारे मंजी डाल के सो जाते थे। अदवाइन की मच्छी होती थी, वो मंजी होती थी। जब बारिश आ गई तो हर एक अपनी अपनी चारपाई उठा के अंदर ले आता था। एक सबसे छोटा यानी मैं जो घर में था, मेरा इधर ड्यूटी थी कि पंखा भी मैंने उठाना होता था। फिर बारिश ख़त्म होगी, फिर फ़ौरन बाहर आओ ये, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। उसकी वजह यह है कि मुल्क में कमो बेश हर एक ऐसा ही होता था। तफरीक नहीं थी, डिस्पैरिटी नहीं थी। और अगर किसी के घर में कोई ख़ानदान में गाड़ी वाड़ी होती थी तो पूरे ख़ानदान वालों को पता होता था कि ये इसकी बड़ी मेहनत की कमाई है और ये डिज़र्व करता है, ये कोई ऊपर की कमाई नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि अब वक्त ये आ गया कि हुकूमत हमसे कुर्बानियाँ मांग रही है, हर वक्त मांगती है। बल्कि मैंने तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का मैंने ख़िताब ही सुनना छोड़ दिया, कौम से जो ख़िताब होता है, क्योंकि जब भी वो ख़िताब होता है तो वो और जितनी वो मिस्कीन ज़ुबान में बात करते हैं आवाज़ में, मुझे पता है एक और फटीक पड़ने वाली है। जो कहते हैं ना मोहतरम मेरे अजीज़ अम्बतनो, तो मुझे पता होता है अब बिजली महंगी होने वाली है। जब वो ज़्यादा लो आवाज़ में आते मुझे पता है दोबारा पेट्रोल और गैस का बम गिरने वाला है, कुछ होने वाला है। तो और वो आकर कहते हैं कि हमें सबको मिलकर कुर्बानी देनी है। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में जब दो मुल्कों की जंग हो रही हो तो तीन मुल्क हमेशा अफेक्ट होते हैं, जौन से मर्जी दो मुल्क हों। दो तो वो मुल्क होते हैं जिनकी जंग हो रही होती है और एक तीसरा पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान भी खामखा में अफेक्ट हो जाता है। कुर्बानी हमसे मांग रहे हैं, लेकिन अपने अल्ले तल्ले, अपनी आसाइश, अपने आसानियाँ, अपने आराम, अपनी VIP कल्चर, अपने प्रोटोकॉल्स, अपनी सिक्योरिटी जो है, इन लोगों को वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है। आपको मैं एक छोटा सा हिसाब देता हूँ और ये हिसाब गलत है जो मैं आपको आज देने लगा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये कई साल पुराना है और नया क्यों नहीं आता, क्योंकि हुकूमत का कोई अहलकार हमें जवाबदेह नहीं है। आइन हमें कहता है आर्टिकल 19A के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन है, मैं जिस मर्ज़ी हुकूमत के इदारे को लिख के भेज दूँ, मजाल है कि उसका जवाब आ जाए। अब मैं हर दरख्वास्त को लेके कोर्ट में चला जाऊँ और फिर वकील भी करूँ और वहाँ पे खड़ा रहूँ, नहीं, आपको भी पता है कि अननेचुरल बात है। फिर कोई गलत हो जाता है, कोई सही हो जाता है तो कह देते हैं पीका एक्ट लागू करो इस पर, गलत बयानी कर रहा है, झूठा रिपोर्टर है, इस जर्नलिज्म को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो हुकूमत कर रही है वो ब्लैकमेलिंग नहीं है। जो हुकूमत जिस तरह भंबोड़ रही है लोगों को, वो बिल्कुल जायज़ है, वो सही है, मैं तो मान रहा हूँ। लेकिन आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास 25,000 गाड़ी हैं, पंजाब हुकूमत के पास तकरीबन 30,000 गाड़ी हैं, सिंध हुकूमत के पास 11,600 गाड़ी हैं, 11,600 गाड़ी हैं, KPK के पास 21,000 गाड़ी हैं और बलूचिस्तान के पास 8,000 गाड़ी हैं। और ये मैं कई साल पुराने फिगर दे रहा हूँ आपको, मैंने आपको पहले बताया था। आज़ाद कश्मीर के पास तकरीबन 5,000 गाड़ियाँ, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के पास तकरीबन 3,000 गाड़ियाँ, सरकारी इदारे जो उनके पास 50,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ और कुल मिलाकर पाकिस्तान में 1.5 लाख सरकारी गाड़ियाँ। अब इन सरकारी गाड़ियों पे तकरीबन 80 से 90 बिलियन रुपए का फ्यूल जो है वो दिया जाता है और वो फ्री है, वो मुफ्त है, माले मुफ्त, दिले बेरहम। आज भी मेरे साथ हुआ ही है, पीछे मेरे पुलिस की गाड़ी लगी, जिसके पीछे पता नहीं कौन था, प्रोटोकॉल में पा 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 करके पागलों की तरह आ रहा था, इधर उधर जिग जैग कम इन गलत चला रहे। मैंने भी आगे बीच में कर ली गाड़ी, मैं खुद चला रहा था, मैं कहा निकल के दिखाऊंगा। बड़ी उसने हूटर बजाए, पू आ ई आ, मैं कर बजाओ बजाओ, मैं खड़ा हूँ। और खैर मैंने क्या करना था, आगे सबको खड़ा कर दिया। किसने खड़ा किया? अल्हम्दुलिल्लाह PSL हो रही है लाहौर में। लाहौर में PSL हो और कोई लाहौरी जो है वो सुकून से सो जाए या कहीं टाइम पे पहुंच जाए, कैसे मुमकिन है? क्योंकि वैसे क्राउड नहीं होगा PSL में, लेकिन पूरे लाहौर की ट्रैफिक हम चोक कर देंगे। हम इतने ईगो सेंट्रिक हो गए हैं।
हमें उस टीम को बचाना है और उन खिलाड़ियों को बचाना है जिनके ऊपर पता है हमें कि ये इनकी औकात क्या है। बहरहाल एनीवे, क्या ये 80 बिलियन का तो ये हो गया। अब इसके ऊपर जो मेरे पास हिसाब नहीं है वो है कि वजारतों और इंतज़ामी महकमों की गाड़ियाँ, वज़रा और आला अफसरान के काफ़िले, उनका नहीं मुझे पता। सूबाई और वफाकी ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स जो हैं, पुलिस और इमरजेंसी की गाड़ियाँ जो हैं, SUVs और सेडान गाड़ियाँ जो प्रोटोकॉल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं और कारोबारी मकासद के लिए भी होती हैं इस्तेमाल ऑब्वियसली, और फिर किसी की बीवी ने शॉपिंग करने जाना होता है, किसी के बच्चे ने स्कूल भी जाना होता है। अब हमें कहते रहते हैं कि खर्चे हम कम कर रहे हैं, हम इसको आधा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आधा कितने से कर रहे हैं, टोटल कितना, उसमें से कितना आधा किया, वो भी हमें बता दें। नहीं, वो नहीं बताना हमने, बस हमने कह दिया आधा कर रहे हैं, अब आप मान लें इसको और अब आप कुर्बानी दें। ठीक है जी, माले मुफ्त दिले बहरहम लूटी जाओ, उड़ाई जाओ, कोई नहीं। अब तो ज़्यादा कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सरकारी गाड़ी ने आना उठाने के लिए या मना करने, उसका पेट्रोल फ्री का होना है, उसने तो नहीं पैसे दे के आना हमें उठाने के लिए। अली गौर बलोच है, हुकूमती जमात के हैं, सर हुमायूं मेहमद हैं और सेनेटर कामरान मुर्जा अनकरीब हुकूमती जमात के हैं। इनका भी मैं आपको पहले से बता दूं, इनके ऊपर भी मुझे पता है, अंदर की खबरें मेरे पास। लेकिन अली गौर बलोच साहब, मैं आपको ऑनेस्टली, आप मेरी बात को यकीन कर लें, मैं कसम नहीं खाऊंगा, हमें कच्चे के डाकुओं से डर नहीं लगता, पक्के के डाकुओं के आगे हम कांप जाते हैं। कब हमारी हालत सुधरेगी आप हमें बताएं। आज शहबाज शरीफ साहब बड़े पीरो मुर्शद हैं, आप हमारे छोटे पीरो मुर्शद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुबश्शिर साहब, आपकी बातों से इख्तिलाफ तो नहीं किया जा सकता। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जाहिर है कि जंग है और जंग की वजह से सिर्फ मुझे समझ आ गया। हमारे अली भाई मेरी एक बात सुन लें, बढ़ना चाहिए पेट्रोल महंगा हो गया, बढ़ना चाहिए, मुफ्त का खत्म होना चाहिए। मैं तो सिर्फ उस पे आर्ग्यू कर रहा हूं, मैं पेट्रोल की कीमत पे नहीं आर्ग्यू कर रहा। जी, मैं अगर मुझे मौका देंगे तो मैं आपको उस चीज की वजाहत करूंगा। आपका ही मौका है, आपकी हुकूमत है, आपके पास फॉर्म 47 भी है, 48 भी है, 49 भी है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो कल को जवाब भी दे सकते हैं, चैनल वाले ही जवाब दे देंगे, हमें क्या, तो हम चुप करके बैठे, आप बोले। देखिए, गुजारिश ये है कि बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हमारे जो इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर कीमतें बढ़ी हैं। और ये एक अलग बहस है कि किस मुल्क में कितनी बढ़ी है और किस मुल्क में कितनी बढ़ी है। लेकिन मैं ये एक मुनासिब कौम जरूर आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि हमारे मुल्क को जो है वो बेशुमार किस्म की रिफॉर्म्स की जरूरत है, और किसी काम की बेहतरी के लिए कोई एक जो पॉइंट ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर आकर रुक जाएं तो आप कहें कि तमाम मामला ठीक हो गए। और वो जो रिफॉर्म्स हैं, उस रिफॉर्म्स के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम स्टेक होल्डर्स को अभी भी गुंजाइश है कि उसमें हम बेहतरी लेकर आए और रिफॉर्म्स को करें, जिस रिफॉर्म से जितने भी हुकूमती अखराजात 18वीं तरमीम के बाद और दीगर तरमीम के बाद तमाम सूबे भी बाख्तियार हैं, और उन तमाम सूबों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने जो अखराजात हैं वो उनको कम करें। तो उसमें तो बेहतरी की गुंजाइश है, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अगर हम उन रिफॉर्म्स पे चले जाएं, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं और जिन हालात को हम फेस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान के काफ़ी अखराजात रुक सकते हैं और काफ़ी अखराजात में जो है वो बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान। अली साहब, मुझे एक बात तो बताएं, मुझे पहले ये बता दें कि ये प्रोटोकॉल और एस्कॉर्ट ख़त्म करने में क्या प्रॉब्लम है। ईरान की जंग हो रही है, एक मिनट, ईरान की जंग हो रही है। परसों मैं देख रहा था फुटेज जिसमें वो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे वहाँ पे रात को, वो स्क्वायर के ऊपर, आज़ादी स्क्वायर है या इनकलाब स्क्वायर है जो भी है उनका, उसके ऊपर वहाँ अब्बास सराक्ची साहब भी आए हुए थे और लोग भी आए थे, फॉरेन मिनिस्टर उनका, बगैर पुलिस के, बगैर प्रोटोकॉल के जब बम पड़ रहे हैं, ये हमें ही मौत आ रही है और किसी को मौत नहीं आती। देखिए, बात ये है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में जिस तरह की दहशतगर्दी की लपेट में है और जिस तरह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती है और जिस तरह की दहशतगर्दी की जंग को हम फेस कर रहे हैं,
आप भी मुबशर साहब उससे इत्तेफाक करेंगे कि वो यकीनी तौर पर इस वक्त ईरान जो है वो बड़े गंभीर हालात में घिरा हुआ है, लेकिन हम भी एक मैंने जंग में से सर गुजर रहे हैं। माजरत के साथ आप फर्क समझे, मैंने सिक्योरिटी के अमले के लिए नहीं मैंने कहा, मैंने मैं उसी प्रोटोकॉल की पॉइंट बात कर रहा हूं। आप सिक्योरिटी के लिए 10 गाड़ियां रख लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वही जस्टिफाई कह रहा हूं करें। कि जिन 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 लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है, देखिए है। बात ये नहीं है कि अली गौहर या मुबशर लुकमान ये क्रिकेट टीमों को कितनी सिक्योरिटी चाहिए जो आप पूरे पूरे शहर को बंद कर देते हैं? चले मुझे ये बता दें नहीं, यार, आप वो इतना खर्चा करते हैं, इतने अमीर मुल्क है, हमारे पास इतना पैसा है, इनको यार पीसी होटल में ठहरे होते हैं, वहां से हेलीकॉप्टर में उठाएं और कराची स्टेडियम में लैंड करा दें। हमें जरूर अपने अजाब में डालना होता है, और वो भी ऐसी ही अपना मैच टूर्नामेंट, एक जाली फॉर्म 47 वाला टूर्नामेंट जिसमें कोई क्राउड नहीं, कोई कुछ नहीं, आपके मनपसंद लोग हैं, सिर्फ औरतें नजर आएंगी। खुदाई कसम आपकी और मेरी शक्ल का बंदा नहीं होगा वहां पे, उनको सांवले रंग के बंदे नहीं चाहिए, उनको कोई छोटे कद का नहीं चाहिए, उनको अच्छी अच्छी शक्लों वाली औरतें चाहिए क्राउड में दिखाने के लिए। मुबशर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि आपको याद होगा कि वो जब श्रीलंका की टीम के साथ वाकया हुआ था, जो हमारे सर अल्लाह की कसम श्रीलंका वाले भूल गए, वो हम भी भूल जाए तो अच्छा है। नहीं, वो उसके बाद ये देखे ना, जिस तरह के मोहतरमा बेनजीर की जो शहादत हुई थी, वो भी एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था। इस तरह से आप मुझे सर एक बात का बताएं सर, मुझे नहीं आप आगे चलते हैं, क्योंकि ये हम किसी तरफ नहीं जाएंगे, मैं आपसे नहीं एग्री करूंगा, आप मेरे से नहीं करेंगे। रहमान साहब के ऊपर भी हमला हो चुका है, मतलब है कि ये इस तरह के सिक्योरिटी के इश्यूज हमारे मुल्क के अंदर हैं कि जिसमें ये नहीं देखा जाता कि उनके लिए मुबशर लुकमान या अली गौहर अहम नहीं है, उनके लिए। और ये भी ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, मौलाना फजल रहमान को आप ही की हुकूमत ने रेंजर्स और एफसी देने से इनकार कर दिया था, बाद में उनको स्पेशल किसी ने दिलवाए थे। कामरान मुर्जा साहब भी साथ बैठे हैं, ये मुझे हाँ या ना में सही कह देंगे। अब आप मेरे चंद सवालों का जवाब दे दें, क्योंकि हम एम ही घूम रहे हैं। पाकिस्तान का कितना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, मोर और लेस, मुतात अंदाजे के मुताबिक? पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है कि जिस तरह से डॉलर का रेट बढ़ा है, बहुत ज्यादा करता है। चले 150 बिलियन, हाँ, 150 बिलियन डॉलर। इनमें से कितना कर्जा अली मेरे भाई, कितना कर्जा अवाम ने लिया था और कितना कर्जा हुकूमतों ने लिया? कर्जा तो सारा हुकूमतों सारों ने। पाकिस्तान के जो पावर क्राइसिस है, ये जो हमारे आईपीपीज हैं, इनमें से अवाम ने कितने लगाए और हुकूमतों ने कितने लगाए? ये पहली दफा ये हुआ है कि आईपीपी के साथ नेगोशिएट किया गया। सर मेरे सवाल का जवाब दे दे, लेकिन नेगोशिएशन छोड़ दे, मैं कह हाँ मेरा मतलब है। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में है, आप आरपीओज ले लें, डीआईजी ले लें, सिविल सर्वेंट ले लें, जीओआरस ले लें, मेयो गार्डन ले लें, अमेरिका जैसे मुल्क में क्या इस तरह घर बटे हुए हैं लोगों को? और अगर आप इसकी रियल एस्टेट वैल्यू निकाल लेते हैं इन घरों की, तो 50 से 60 बिलियन डॉलर बनती है। हमें कितने नफलों का सवाब है अपने ऊपर। जब हम ये कहते हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और रिफॉर्म जो है वो हर सेक्टर में करने की जरूरत है, सूबे के और मरकज के हर महकमे में करने की जरूरत है, और उससे यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस हुकूमत को जिस तरह की आप लोगों की कैपेसिटी नहीं है सर, माजरत के साथ सेनेटर उसमें इन लोगों ने डिलीवर किया, और उसके डिलीवर करने के रिजल्ट्स आए जी। और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, आईएमएफ को तो खतूत लिखे जा रहे थे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। एक मिनट यार, एक मिनट मेरी एक कर सुने। आपकी और पीटीआई की लड़ाई जो है ना, हमें उसमें मत रगड़े। अब बाकियों को मैं शामिल कर लेता हूँ, कामरान मुर्जा साहब भी हैं और हुमायूं मोहम्मद भी हैं। तो बात यह है, सेनेटर कामरान मुर्जा, मुझे पता है आप जो मर्जी करें, आप बोलेंगे तो सच। फैक्ट तो ये है ना कि आप लोगों का पूरा निज़ाम जो आप कानूनी, अदालती और ये सारे बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर मैं शुरू होता हूँ, चले ऐसे इंसाफ से शुरू हो जाते हैं। कामरान साहब, आपकी फील्ड में सवाल पूछ लेता हूँ, ये कैसा कानून है कि जो जज रिटायर भी होता है वो मरते दम तक उसको पेट्रोल फ्री है? यानी क्यों फ्री है? कितना को पढ़ा लिखा है? क्या डॉक्टर से ज्यादा पढ़ा लिखा है वो? क्या किसी इंजीनियर से ज्यादा पढ़ा लिखा है? क्या लाइफ सेवर है? नहीं, 35-35 साल
35-35 लाख केसेस पेंडिंग है, हर महीने उसने छुट्टी करनी है, 6-4 महीने की उसने गर्मियों की छुट्टियां करनी। मेरे बच्चे जो है ज़्यादा स्कूल गए हैं, जज आपके कम आते हैं माजरत के साथ, उनको मरते दम तक पेट्रोल चाहिए। कामरान साहब, ये कौन सा इंसाफ का निज़ाम है? और ये भी आपको पता है कि उनकी पेंशन कितनी होती है? 85% ऑफ द सैलरी। और उनकी तो वो सैलरी भी नहीं होनी चाहिए जितनी है यार, मेरा नाम मुंह ना खुलवाएं। अब आप लोग है ना ख्याल करने के लिए। हम नहीं क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं वो भी वो ख्याल करते हैं। तो वो सैलरी और फिर उसके बाद जो है ना वो उनके जो गुस्सा रह जाते हैं उनके मरने के बाद, उनको वो पेंशन जो है ना कंटिन्यू होती है। वो आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे 1-2 जज साहबान ने मरने से पहले जो है ना वो किसी नौजवान खातून से शादी भी कर ली थी, ताकि वो सैलरी जो ना कंटिन्यू रहे उस फैमिली में। बेगम शायद पहले तो यानी आप लोग हमें इंसाफ देंगे इस मुल्क पे, आप आवाम को इंसाफ देंगे? आप तो खुद ना इंसाफियां कर रही हैं। 2 नंबरियां हुई ना ये तो। यानी मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूं, ये तो 2 नंबरी है। इसमें ऐसा है, इसको इतनी फ्रस्ट्रेशन में नहीं लेके जाते मामले को। क्यों सर? लोग मर रहे हैं कामरान मुर्जा, लोग मर रहे हैं सर। एक प्रिंसिपल मुझे अभी हुमायूं मोमिन ने कहा कि उधर BLA वाले आ रहे हैं, खांचा फरोश बंद ही नहीं कर रहे। उनको नहीं पता कि वो पुलिस वालों से अनसेफ है कि उनसे अनसेफ है। मुझे पता है, मगर हम एक प्रिंसिपल पे लेके जाते हैं। प्रिंसिपल ये था कि अगर आपने पेट पे 1 पत्थर बांधा था तो नबी ने 2 पत्थर बांधे थे। That's true. ये एक सिंबल था इस बात का कि आप एक नागे से हैं और हमारा नबी जो है वो 2 दिन के नागे से है, या तो उसके ऊपर जो है रातें गुजर गई हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है ये चीनियों ने ये अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया है। वो माओ उनके पास जब खाने को नहीं था, वो ये घास फूस उबाल के खाते थे। तो माओ और उनके हम आ रहे हैं, बड़े करीब आ रहे हैं उसके, हम जल्दी आ रहे हैं। वो घर के अंदर खाना नहीं खाते थे, वो घर के अंदर मील नहीं लेते थे, वो मील लेते थे सब लोगों के साथ कि तुमने उबला हुआ जो है ना घास फूस खाया है, मैं भी वही उबले हुए खाऊंगा। तो ये आप देख लीजिए कि एक शख्स की 33-33, 35-35 जो है ना वो प्रोटोकॉल के पीछे गाड़ियां चल रही हैं, और हमको कहा जा रहा है। अब आप कामरान भाई मुझे बताएं, अगर मैं गुस्से करूं तो गलत होगा? आप मुझे PK एक्ट में ले जाएंगे अंदर, आप प्रोग्राम बंद करेंगे मेरा? फट जाएगा। मुझे डर है कि ये गुस्सा फट जाएगा, फटने वाला है। गुस्से का अज़ाब हम पे भी आएगा जिन्होंने इसमें हाथ नहीं रंगे, जो हमने इस बहती गंगा में जो है ना वो नहीं नहाए। ये गुस्से का ये अज़ाब हम पे भी आएगा, क्योंकि ये इज्तिमाई गुनाह है, और इज्तिमाई गुनाह को हम रोकने में नाकाम हो गए। जब नाकाम हो गए तो फिर इसके लिए सारे लायबल हो जाएंगे। अब जब उसके बाद चले भी होगा। अब हम ये दुआ कर रहे हैं कि जब मौलाना फजल रहमान थोड़े दिनों में हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो तब आप इनसे को बेहतर काम करवा लेंगे, क्योंकि बंद तो रहे हैं आप लोग। मैं ब्रेक कर रहा हूँ ये खबर यहाँ, मैं ब्रेक कर रहा हूँ ये खबर। अब मैं आपको बताऊं कौन कौन लोग मिल चुके हैं पिछले 1 हफ्ते में उनको। चले मैं लिस्ट दे दूं यहाँ पे, सरकारी इदारों के भी, खुफिया इदारों के भी, और सियासतदान भी, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी हैं। उनकी सियासतदानों वाले बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं। सियासतदानों वाली एपिसोड्स में मासवा एक कि मैं मौजूद था, बाकियों में मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा ना, मैं तो सही खबर कर रहा हूं। मुझे आप पे एतमाद है। थैंक यू वेरी मच। तो हुकूमत में कब आ रहे हैं आप? तो ये नहीं पता, ये आए ना, अब आप भी मजे लूट लें यार, आप साइड पे बैठे हैं। ये मजदूरी करके खाता हूँ, इसकी बड़ी जो ना इसका बहुत मजा है। इसको एंजॉय करना चाहिए, ये अपनी मेहनत का काम है। ये खत्म नहीं होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं मोमिन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट। आपने इतनी देर बर्दाश्त किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी इस मुल्क को खाना बंद कर दें। 4-4, 6-6 महीने आप लोग असेंबलियों से बॉयकॉट करते हैं, तनख्वाहें पूरी लेते हैं, मुराद भी लेते हैं, गाड़ियाँ भी नहीं छोड़ते, और फिर कहते हैं असेंबली ढकोसला है। अंदर जाते हैं, ढोल बजाते हुए आप लोग बाहर आ जाते हैं। अवाम ने आपको मुंतखब इसलिए किया है कि आप अवाम के मसाइल पार्लियामेंट में जाके उनको हल कराएं। आप अपना जो है वो तनख्वाहें लेके, मुराद लेके बाहर ना आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए मुबश्शिर साहब, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं आपको बाज़ चीज़ें बता देता हूँ। मैं खासतौर पे अपने रेफरेंस से बताता हूँ। मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और
उससे पहले मैं 3 साल था स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ। जो चेयरमैन को मिलता है वो 360 लीटर मिलता है पर महीने का। मैं 360 लीटर जो था मैं 18 महीने में इस्तेमाल होता था। क्यों? मेरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑफिस से सेनेट और सेनेट से ऑफिस, दैट्स ऑल। और पिछले जब से रिजाइन किया तब से सर जी आपको माजरत के साथ 360 लीटर क्यों, 3.6 लीटर भी नहीं मिलना चाहिए ना? नहीं मिलना चाहिए, जो पार्लियामेंट में होता ही नहीं, जो काम ही नहीं करता अवाम के, वहां पे उसको क्यों मिले पेट्रोल? सर बिल्कुल, जब तो आपने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, उसके पैसे जमा कराए सरकार में जाके। सर जब से रिजाइन किया तब से कोई गाड़ी नहीं इस्तेमाल की, अपनी गाड़ी पर प्राइवेट इस्तेमाल करता हूँ सर। जब से रिजाइन किया हुआ सर कोई नहीं इस्तेमाल किया। अब मैं आ जाता हूँ सर, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। आप ये जो बात कर रहे हैं उसमें हमारे एक बहुत मंजे हुए सियासतदान है और उन्होंने हमें बहुत कुछ अफलातूनी तरीके बताए थे कि अगर आप 70 रुपए पेट्रोल कम कर दें, गवर्नमेंट को कहते थे 2021-22 में, तो फिर उससे इन्फ्लेशन भी कम होगी, उससे तरक्की भी होगी। और उन्होंने कहा था ये सारा करके, और फिर मेरे ख्याल में डांग भी फेरते रहे हैं इधर उधर। आज मुझे समझ नहीं आती उनकी वो हिकमत कहाँ चली गई है। इस वक्त जिस वक्त हमारे टाइम पे इसी तरह का एक दौर था जिसमें कोविड था, इसी तरह के दौर था। आज $108 का है, उस वक्त $120 का था, $122 का था। आज पेट्रोल 500 रुपए से ऊपर उठ गया है, उस वक्त पेट्रोल 150 था। उसकी वजह ये थी, और ये याद रखें, आज एक बहुत बड़ा फायदा आवाम को हो रहा है। जो सेल्स टैक्स जो है, जो इमरान खान के दौर में खत्म हुआ था, वो आज अभी सेल्स टैक्स नहीं है। अगर आप 18% लगा लें सेल्स टैक्स 5.5 के ऊपर, तो वो तो जाके कोई 6.5। सर एक मिनट हुमायूं साहब, मेरी एक अर्ज सुन लें। मैं को सैलाब में बहता हुआ तो नहीं आया, मैं भी उस दौर में जिंदा ही था और होश में था। मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, आपको हज बनता, उम्रा बनता, $3.5 बिलियन साल का आपको हज का बच रहा था, $2.5 बिलियन उम्रे का बच रहा था, $5.5-6 बिलियन तो ये बच रहा था। यहाँ पे इस वक्त हुकूमत का ये कसूर नहीं है कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, हुकूमत को देना है, पूरी दुनिया के हवाले से देना है। आज यूएई के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, यूएई में पेट्रोल महंगा हो गया है, ठीक है ना, जहाँ से पेट्रोल निकल रहा है। और अमेरिका जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, वहाँ $6 का कैलिफोर्निया में हो गया, $4 का बॉस्टन में मिल रहा है। तो वो इशू नहीं है, इशू डिस्पैरिटी है, नाइंसाफ़ी है, प्रोटोकॉल है, नमूद और नुमाइश है, जिसके हम खिलाफ है। अगर खुदा न खास्ता 5,000 रुपये का भी लीटर फ्यूल होता है, अगर है उतने का तो है उतने का, देखे हम उसकी बुराई कर रहे हैं, हम फ्यूल महंगे होने पे नहीं बात कर रहे। नहीं सर मैं आपसे आई एम सॉरी, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता, महंगा हुआ है, मैं मानता हूं महंगा हुआ है, महंगा उस दौर में भी हुआ था, महंगा आज भी हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं कि महंगा हुआ है, तो क्या खाली पाकिस्तान के लिए 80% महंगा हो गया है? बाकी के इर्द गिर्द के जो ममालिक है, आपका बांग्लादेश हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, आपका इंडिया हो गया, इनमें एक 2-2 सर मैं फुटेज चलाऊं यहाँ पे, इंडिया में 8-8 मील लंबी लाइन लगी हुई है। इंडिया में इस वक्त नहीं, एक मिनट सुन ले, मेरी एक अर्ज सुन लें हुमायूं साहब। इस वक्त मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ऑन एयर दिखा सकता हूँ कि यानी दिल्ली में, न्यू दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया का, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पैदल चल के दिल्ली छोड़ के अपने अपने गाँव की तरफ चले गए। खाने के लिए गैस नहीं है, 6.5 लाख रेस्टोरेंट। देखे, हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी शाखर्चियाँ हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा, ये इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन्होंने फ्यूल मैनेजमेंट बिल्कुल सही की है। आपको लाइन नहीं नज़र आ रही, आपको मारामारी नहीं हो रही है, जितने का है उतने का है। वैसे आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं पढ़ रहा था, एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि मार्च के महीने में जब से इन लोगों ने पेट्रोल ज्यादा किया, आपको पता है पेट्रोल एक्चुअली ज्यादा इस्तेमाल भी हुआ है, आपको पता है ओवरऑल पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2, देखिए बात, वो एक अपना पंजाब के जहाज में लग गया था सारे का सारा। सर सुन लेना, महंगाई होना और लाइन लगना अपनी जगह है, लेकिन अनप्रोपोर्शनल महंगा होना पाकिस्तान में वो अपना एक मसला है। ये पूरी दुनिया में अनप्रोपोर्शनल महंगा हुआ है पाकिस्तान। कमरान मुर्जा साहब, आप मेरी गुजारिश समझ रहे हैं ना, हम फ्यूल महंगे होने पे नहीं मैं चीखे मार रहा, मैं नाइंसाफी के ऊपर मार रहा हूँ। सर मैं बात ये कि जब तक ये डिस्पैरिटी का खात्मा नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। देखें ना, वीआईपी कल्चर, मैं उसके खिलाफ हूं।
मुबश्शिर साहब मेरी एक बात बताएं, हम थोड़ा सा चले, आप मुझसे मतलब सहाफत में बहुत पहले से और बढ़ रहा, आप मुझे ये बताएं ये डिस्पैरिटी जो सारी स्टार्ट हुई है ये 1980 से पहले तो बहुत कम थी, और ये अगर सर ऐसा करते हैं, आप सेनेटर है ना, मैं आपको अभी एक मसला आपके सामने रख देता हूं, आप मुझे हल कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। 78 शुगर मिले हैं पाकिस्तान में, जिनमें से 76 के मालकान जो है या सेनेट में या असेंबली में है, आप उनसे कम करा दें, कम करा दें, यानी कीमत भी आप लोग बढ़ाते हैं, आप इंपोर्ट भी आप करते हैं, एक्सपोर्ट भी आप करते हैं, अवाम जो है वो कुर्बानी दे। मैं इसके खिलाफ हूं। सर सवाल ये है कि आप ये देखें इन्हीं लोगों को ही शुगर मिल के लाइसेंस क्यों मिले हैं? आपने देने हैं लाइसेंस, मैंने तो नहीं देना, अवाम ने तो नहीं दे रहा। यही तो मैं अली गौर से पूछ रहा था, आप जरा कि कर्जा हमने लिया, ये IMF से डील हमने की, रेंटल पावर प्रोजेक्ट की हमने डील की। मुबश्शिर साहब आपको डिस्पैरिटी का जवाब मिल जाएगा कि किसने क्रिएट किया, जब आपको यह पता चल जाएगा किस जमाने में किन को क्या लाइसेंस मिले हैं, किस जमाने में IPPs को क्या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्पैरिटी आपको मैं वही हूं मोहम्मद साहब, मुझे पेशावर का पता नहीं, लेकिन आप अल्लाह ना करे आपको जरूरत पड़े, आपको लाहौर मियानी साहब में कब्र लेनी पड़ जाए ना तो अजाब हो जाता है। आपको पता चले कितने फॉर्म साइन करने पड़ते हैं, सामने बैंक में जाके जैसे पैसे जमा कराने पड़ते हैं और फिर भी नहीं मिलती, और उसकी मेहरबानी होती, कहीं खिलाना पिलाना पड़ता है। कामरान मुर्जा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका निज़ाम फरसूदा हो चुका है, आप किसी भी लेवल पे आवाम को सर्विस नहीं दे सक रहे। बदबूदार है और इसमें सारे हम शरीक हैं। ये है मामला, ये नहीं है कि जो आप करें तो वो हराम है, जो मैं करता हूँ वो हलाल है। अमल दोनों का एक ही होता है। वो हराम और हलाल जो है ना वो सिर्फ दूसरे वाला जो है ना उसके लिए हराम हो जाता है, मेरे लिए हलाल हो जाता है। निज़ाम बदबू दे रहा है और इस पे डरिए उस दिन जिस दिन ये बदबूदार निज़ाम जो है ना आपके खुदा न खास्ता या मुल्क को नुकसान ना पहुंचा दे, या फिर इसमें जो है ना वो ऊपर की लेयर जो है ना वो उसको फिर ख़त्म ना कर दिया जाए किसी तरह से। ये जो इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो मसाइल बनाए गए हैं ना लिसानी हवालों से, मसलकी हवालों से, वो इसको शायद वो मजीद जो है ना वो ज़िंदगी दे रहा है। जिस दिन ये ख़त्म हो गया तो फिर ये असल उस पे इशू पे आ जाएंगे कि असल मसला ये है कि निज़ाम में एक तबका खाने वाला है और बाकी जो है ना उसकी जो जिस तरह से ये शहद की मक्खियाँ होती हैं वो उसको पालने वाली हैं, वो उसके लिए वो हर तरह की थैली बनाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बच्चे पैदा कर सके। अली गौर बलोच साहब, आपके कोर्ट में बॉल है। देखिए बात ये है कि मोहम्मद साहब अपनी गवर्नमेंट की और अपनी मिसालें दे रहे हैं। यार आप कम अज कम ये तस्लीम करें कि आप लोग तो नारा लगाते थे कि ये बाकी सारे तो चोर और डाकू हैं और हम कोई फरिश्ते हैं। आप फरिश्तों ने जो अपने दौर में गोल खिलाए वो आपको पता है। सर छोड़ देना, वो तो गाड़ियों पे बिलीव ही नहीं करते, वो तो हेलीकॉप्टरों में दफ्तर जाते थे। सर मैं वही याद कर रहा हूँ ना सर, 40 रुपए किलो चीनी थी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तोड़ी गई और RTS सिस्टम चलाया गया, उसको 140 रुपए तक किसने पहुंचाया? सर ये बातें ना करें, 20 रुपए चीनी थी जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तो मुशर्रफ बेहतर हुआ मियां साहब से, ये क्या बात है? पहले वाला बेहतर ही होगा ना। 20 से देखिए 40 रुपए किलो 5 साल चली है। बिजली का यूनिट जो था वो तकरीबन 10-12 रुपए, 5 रुपए से लेकर 10-12 रुपए तक था। एग्रीकल्चर वाले को 5.5 रुपए का वो यूनिट मिलता था। और ये कह रहे IPPs की, भाई आपके मिनिस्टर जो उस वक्त के आपके मिनिस्टर थे उन्होंने IPPs के साथ वायदे किए, उनके अपने भी साइन है उसके ऊपर। गौहर अयूब के जो फर्जंदे अर्जुमंद है हमारे भाई, उनके खुद साइन है उन IPPs पर, और वही है यार उस आदमी की तो बात ना करें, उसके मुतालिक मैं आपको बता सकता हूँ गलत बयानी करने वाला, मेरे साथ उसने की है गलत बयानियां, आप उसकी मिसाल दे रहे हैं बैठ के। नहीं मैं तो ये बात कर रहा हूं। देखिए हुमायूं साहब की भी बात सही है, आपकी भी बात सही है, लेकिन आप दोनों के सामने जनाब सेनेटर कामरान मुर्जा की बात ज़्यादा बेहतर और सही है। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों में शायद कैपेसिटी नहीं है निज़ाम को सही करने की, और अगर वो नहीं है तो निज़ाम गल सड़ चुका है, डरे उस वक्त से कि फट जाए लोग। देखिए बात ये है कि तमाम सूबे जो है ना वो इस वक्त बाख्तियार है, ये KPK के ऊपर तवज्जो दें। पंजाब के अंदर भी इस वक्त जो काम हो रहा है वो मिसाली तौर पर हो रहा है, बाकी सूबे भी हैं, तो सारे सूबे अगर तवज्जो करें, मेन अखराजात तो सूबों के हैं, सूबे अपने अगर अखराजात कम करें। मुझे बताएं, ये नारा तो बहुत लगाते हैं,
आज तक पेशावर को सेफ सिटी नहीं बना सके, तो फरादिक लैब तक वहां पर ये नहीं बना सके। हुमायूं साहब इसका जवाब आप ही देंगे, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इससे एग्री करता हूँ, बड़े हैवी हार्ट के साथ मैं एग्री करता हूँ कि पंजाब में बाकी काम तो हो रहा। सर देखिए, अगर आप ओवरऑल देखा जाए पंजाब में सिर्फ हम इन 3 चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, जिसमें मरियम नवाज हो गई, जिसमें मियां नवाज शरीफ हो गए, जिसमें मियां शहबाज शरीफ हो गए, जिसमें हमजा शहबाज हो गया, सिर्फ इन 3 के उसमें तकरीबन 48 ट्रिलियन रुपीस पंजाब में खर्च हुआ है, वो भी खाली और खाली लाहौर और 1-2 जगहों पे हुआ है। आज आपको पता है हुमायूं साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है। हाँ जी, और उन्होंने साथ गोबर पे भी टैक्स लगा दिया है। कहाँ लगाया? अच्छी बात है। किसने लगाया? सुने, मैं 5 तारीख से आ रहे हैं 30 रुपए गोबर पे टैक्स लगा, तो फिर हम यही दुआ करेंगे कि कब्ज अच्छी चीज है। ये क्या बातें हैं सर, आप अभी अभी ना करें अपना। मैं नहीं कह रहा, फर्टिलाइजर पे होगा ना, फर्टिलाइजर पे टैक्स को ना कहें आप उस तरह। नहीं सर, फर्टिलाइजर पे नहीं है सर, गोबर पे है सर, मान ले सर, गोबर से फर्टिलाइजर ही बनना है ना। पर ठीक है ना, आप अपने फर्टिलाइजर पे, जब आपकी भैंस जो है ना वो गोबर करेगी, आप उसका फर्टिलाइजर लेके खुद अपने खेतों में लगाना करेंगे, आपको उसके टैक्स देना पड़ेगा सर जी। अब ये शुक्र करें अभी लोगों के ऊपर नहीं लगाया कि लोग जब बाथरूम जाएंगे तो वो भी टैक्स देंगे, ये तो अभी यहां तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आप मुझे बात बताएं, वो कौन सा ऐसा मुल्क, अमीर मुल्क है कि जिसमें आप लोग गवर्नमेंट के लिए लग्जरी प्लेन्स लें? कौन सा ऐसा मुल्क है? और खास तौर पे वो गरीब मुल्क को, अमीर मुल्क को भी नहीं लेते। गरीब तो छोड़ दे, अमीर भी नहीं लेते। लेकिन डिस्पैरिटी की बात करें, ये डिस्पैरिटी है। जब आप डिस्पैरिटी इधर से स्टार्ट होती है, डिस्पैरिटी इधर से स्टार्ट होती है कि हम लोग ये सही है, लोगों को कहते हैं, वो कह रहे हैं अपना कामरान साहब खाली थी, वो कह रहे हैं खुदा हमारा। एक मिनट मुबशिर साहब, जब चाइना प्लेन जा रहा था तो इस बेसिस पे अपने फैमिली वालों को बिठा दिया जहाज के अंदर कि यार सीटें तो खाली है ना, तो जहाज जा रहा है, सीटें खाली है, बिठा दो इनको। गलत है, मतलब कैन यू इमेजिन? गलत है, टाइप ऑफ जस्टिफिकेशन। मैं तो मान रहा हूँ गलत है। चाइना नहीं, जापान जा रहा था, ये डिस्पैरिटी है। वो जापान जा रहा था, और भाई वो जापान जा रहा था। मैं तस्दीर तो कर दूं, कल को मुझे ही नोटिस आना है। कामरान मुर्जा साहब, आखिरी 1 मिनट है। हाँ बस, वो घर वाले गए हैं बहरहाल। सेनेटर साहब, अपना कामरान मुर्जा वेरी क्विकली, मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, बदलने को तैयार कोई भी नहीं है कि मैं क्यों बदलूं, दूसरा बदले। उसमें अल्लाह पाक की एक सुन्नत है, अंधेरे से रोशनी निकलती है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी इस अंधेरे से, इन अंधेरों से रोशनी निकलेगी, और इंशाल्लाह जल्द निकलेगी। रोशनी का नाम क्या है? मौलाना फजल रहमान तो नहीं है? वो आ रहे हैं, मुझे पता है, हुकूमत में तो आ रहे हैं। रोशनी की किरण तो नहीं, सूरज हो सकते हैं रोशनी का वो, लेकिन आ रही है ना हुकूमत में? नहीं, हुकूमत में नहीं आ रहे। मैं तकरीबन, मैं कह रहा हूँ कि मैं सारी तकरीबन मीटिंग में था, सिवाय एक आदमी, और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन एक आदमी फैसला हो गया? नहीं, उस वाले में नहीं था। तो इतनी मीटिंग्स क्यों हो रही है? चले मुझे बताएं, खुफिया इदारों वाले क्यों मिल रहे हैं इतना ज्यादा उनको? नहीं, एक भी नहीं आया। मैं कल नहीं, ये ना करें। मेरी चुड़ैल है, गंजी चुड़ैल है इस्लामाबाद में, उसने मुझे पूरी खबरें दी। मेरे साथ बैठी हुई थी, चुड़ैल मेरे साथ बैठी हुई है। मैं आपकी बात करवा दूंगा। कल मैं सारा दिन उनके घर में रहा हूँ, परसों रहा हूँ, सारा दिन मैं रहा हूँ। अगर कोई एक आदमी भी आता, एक तो आप चुड़ैलों के घर में ना रहा करें। तो अली गौर बलोच आपका, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद आपका, सेनेटर कामरान मुर्जा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं एक बात सिर्फ करूँगा कि देखें, आलमी तौर पे तेल की कीमतें महंगी हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हुकूमत को बहरहाल इंटरनेशनली हमें तमाम लॉज के साथ, कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, हमें उनको ओबे तो करना है और उनके उसमें रहना है। लेकिन आवाम को गुस्सा उस वक्त आता है जब वो देखते हैं कि कोई हूटर बजाता हुआ, सायरन बजाता हुआ कई की गाड़ियों का काफिला निकलता है, तो फिर आदमी को खून खौलता है उसका कि वाई दिस, और उसको मैं नहीं पहचानता तो उसको कौन दहशतगर्द पहचानेगा। सोचने की बात है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।